सारी रात जहाज समंदर में सफर करता रहा। उन्हें बताया गया था कि जहाज दूसरे दिन सुबह को अंडमान पहुंचेगा, लेकिन जहाज दूसरे रोज दोपहर के बाद अंडमान पहुंचा। दूर ही से जजीरे के काले काले पहाड़ नजर आना शुरू हो गए थे। अंडमान के जजीरे बंगाल के जुनूब में और भारत के मशरकी साहिल से दूर खलीज बंगाल में वाक़ हैं। उनकी एक जानिब खलीज बंगाल का समंदर है और मशरकी जानिब बहरे अंडमान है। रंगून वहां से 300 मील शुमाल मशरक में है और मद्रास 800 मील मगरिब में वाक़ है। काले पानी यानी जज़ायर अंडमान निकोबार के साथ जंग आज़ादी की बहुत सी सनसनीखेज कहानियां वाबस्ता हैं। वहाँ जंग आज़ादी के कई मुजाहिदीन अल्लाह को प्यारे हुए और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। इन जजीरों में जंग आज़ादी के दौरान अल्लाह अकबर के नारे गूंजते रहे। 1973 में इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो, जिसके नाम पर लाहौर का मेयो अस्पताल बनाया गया था, जज़ायर अंडमान के दौरे पर आया कि एक आफरीदी पठान शेर अली ने छुरी से उसका काम तमाम कर दिया। शेर अली पकड़ा गया। उससे पूछा गया कि उसने गवर्नर जनरल को क्यों कत्ल किया। शेर अली ने कहा, मैंने उसे खुदा के हुक्म से कत्ल किया है। शेर अली को फांसी की सजा हो गई। उसने तख्तेदार पर खड़े होकर मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, मैंने दुश्मन इस्लाम को कत्ल कर डाला है, गवाह रहना, मैं मुसलमान हूँ और अपना फर्ज अदा करके मर रहा हूँ। उसने बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ा और लटक गया। उनका जहाज अंडमान के सबसे बड़े जजीरे की बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर पर लंगर अंदाज हो गया। दोनों कमांडो दोस्त खामोशी से नीचे उतरे। बंदरगाह के बाहर उन्होंने एक टैक्सी ली। टैक्सी वाले को शेख साहब की कंपनी का लिखा हुआ पता दिखाया और कहा, हमें यहाँ ले चलो। वो जगह खासी मशहूर थी। 15 मिनट में टैक्सी ने इमरान और जिब्रान को शेख साहब के ऑफिस के बाहर पहुंचा दिया। ये एक छोटा सा ऑफिस था जो एक लंबी दुकान में बना हुआ था। इमरान ने दफ्तर में दाखिल होने के बाद हेड क्लर्क से मुलाकात की और उसे शेख साहब का खत दिखाया। हेड क्लर्क ने पूछा, आप लोग कब आए हैं? इमरान ने कहा, सर सुबह के जहाज से उतरे हैं। हेड क्लर्क मुसलमान था। तकर्री के खत को उसने बड़े गौर से पढ़ा। कहने लगा, ठीक है, आप लोग कल से दफ्तर आना शुरू कर दें, मैं काम आपको समझा दूंगा। इमरान और जिब्रान हेड क्लर्क का शुक्रिया अदा करके दफ्तर से निकल आए। उनके ठहरने का इंतजाम शेख साहब ने खुद आकर करना था। 1-2 दिन के लिए उन्होंने एक छोटे से होटल में एक कमरा ले लिया। रात वहां गुजारी और दूसरे दिन शेख साहब के ऑफिस पहुंच गए। हेड क्लर्क ने इमरान को डाक दर्ज करने और वहां से बाहर पोस्ट होने वाले खतूत के इंदराज की ड्यूटी पर लगा दिया। उसी तरह जिब्रान को भी क्लर्की का काम दे दिया। वो अलग अलग कमरों में बैठ गए और काम शुरू कर दिया। दूसरे रोज शाम के वक्त शेख साहब भी आ गए। उन्होंने दफ्तर में सरसरी तौर पर इमरान और जिब्रान से मुलाकात की और फिर इमरान को अपने ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में उस वक्त वो दोनों तन्हा थे। शेख साहब कहने लगे, ऑफिस में मैं तुमसे ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश न करना, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। फिर शेख साहब ने दराज में से एक कागज निकाल कर इमरान को दिया। बोले, इस पर उस क्वार्टर का नंबर और एड्रेस लिखा हुआ है जहां तुम दोनों कयाम करोगे। मैं रात के वक्त तुम्हें मिलने आ जाया करूंगा और वहीं मिशन के बारे में गुफ्तगू होगी, जहां तुम सिर्फ अपने काम से गरज रखोगे। दफ्तर के दूसरे स्टाफ से भी ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो, अब तुम जाओ और काम करो। दफ्तर से छुट्टी के बाद इमरान और जिब्रान शेख साहब के बताए हुए एड्रेस पर क्वार्टर्स में पहुंच गए। ये पत्थर की दीवारों और बांस और खुपरेल की ढलवान छतों वाले 4 क्वार्टर थे। चारों क्वार्टर बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। एक क्वार्टर में दफ्तर की पुरानी फाइलों का अंबार लगा हुआ था, गोया ये स्टोर रूम था। इमरान और जिब्रान ने एक क्वार्टर पर कब्जा जमा लिया। उस क्वार्टर में 2 चारपाइयां और बांस की 3-4 कुर्सियां और लोहे की एक छोटी मेज थी। साथ ही गुसल खाना था। सहन के बरामदे में किचन था। उस शाम दोनों कमांडो दोस्तों ने होटल में ही खाना खाया और क्वार्टर में आकर चारपाइयों पर बैठकर बातें करने लगे। जिब्रान ने कहा, हमारा बेस कैंप तो बन गया है, अब महाशक्ति फैक्ट्री का मुशाहिदा करना जरूरी है। इमरान बोला, इस बारे में शेख साहब ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। रात के 11 बजे के करीब शेख साहब भी आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अंडमान कैसा लगा तुम्हें? इमरान बोला, अच्छा लगा। जैसे जनूब मशरकी एशिया के जजीरे होते हैं वैसे ये भी है। शेख साहब कहने लगे, यहाँ तुम्हें एक मुलाजिमा मिल जाएगी जो तुम्हें खाना वगैरह पका दिया करेगी। ये औरत इंडिया की है और अरसा 20 बरस से इसी जजीरे में आबाद है। अधेड़ उम्र औरत है। मिरठी जबान उसकी मादरी जबान है। मुसलमान है, कम बोलती है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। इधर उधर की कुछ बातों के बाद कमांडो जिब्रान ने कहा, शेख साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि हम भारत की महाशक्ति एटॉमिक फैक्ट्री का एक नजर मुशाहिदा कर लें? शेख साहब खामोश हो गए। फिर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए फैक्ट्री के गिरदोनिवाह का मुशाहिदा करना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री के अंदर तो तुम नहीं जा सकते, मगर बाहर से तुम्हें उसका महल वकूअ मालूम होना चाहिए। इमरान ने कहा, हमारे मिशन की ये पहली सीढ़ी है, इसे तय किए बगैर हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते।
जिब्रान ने कहा, वहाँ सिक्योरिटी का जाहिर है बड़ा सख्त इंतजाम होगा। शेख साहब मुसलसल किसी सोच में थे। कहने लगे, सिक्योरिटी कहाँ नहीं होती, और फिर जहाँ आर्सेनल और एटॉमिक फैक्ट्री हो वहाँ तो सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। लेकिन तशवीश की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। अब ऐसा है कि सुबह तुम नाश्ता बाहर ही करोगे, दोपहर से पहले मुलाजमा आ जाएगी, उसके साथ ही वो तुम्हारे किचन का काम संभाल लेगी। उसको जहाँ सब बाई जी कहते हैं तुम भी बाई जी ही कहना, बाकी अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। इमरान ने कहा, अभी हमारे पास काफी रुपए हैं, जरूरत पड़ी तो बता देंगे, लेकिन महाशक्ति एटॉमिक फैक्ट्री का मुशाहिदा बहुत जरूरी है। इसका जल्दी से जल्दी बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक भारत ने एटम बम चलाने वाले न्यूट्रियम ऑक्साइड पर काम बड़े जोरों शोर से शुरू कर रखा है। शेख साहब बोले, जितनी तुम्हें फिक्र है उससे ज्यादा मैं मुतफक्किर हूँ। अगर भारत एटम बम चलाने वाला कीमियावी मादा तैयार कर लेता है तो वो एटमी दौड़ में हमसे आगे निकल जाएगा। उस फैक्ट्री का उस कीमियावी मवाद के तैयार होने से पहले पहले तबाह किया जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कल आकर कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। शेख साहब चले गए। जिब्रान कहने लगा, मालूम होता है कि जहाँ ये फैक्ट्री वाक़ है उस फैक्ट्री में काम करने वाले साइंसदानों के रिहायशी क्वार्टर्स वगैरह भी वहीं फैक्ट्री के अंदर ही होंगे, क्योंकि हमें पोर्ट ब्लेयर के बाजारों में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसके चेहरे से ये जाहिर होता हो कि वो कोई साइंसदान है, और फिर फैक्ट्री में इसराइली साइंसदान भी काम करते हैं। इमरान ने कहा, जाहिर है उन लोगों की रिहाइश फैक्ट्री के अहाते में या उसके आसपास ही होगी। ये तो शेख साहब के आने पर ही मालूम हो सकेगा कि सूरत हाल क्या है। रात को दोनों सो गए। दूसरे दिन एक नौकर आकर उन्हें 2 बिस्तर और दूसरी चीजें दे गया। सुबह नाश्ता करने दोनों साथी करीबी बस्ती की चाय की दुकान पर आ गए। यहाँ की आबादी ज्यादातर हिंदुस्तान के लोगों पर मुश्तमिल थी। इनमें मलाया, फिलिपाइन के बाशिंदे भी नजर आ जाते। वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते नजर आते थे। मकामी बाशिंदों के रंग काले थे और कद छोटे, और वो अजीब सी जबान में एक दूसरे से बातें करते थे। जजीरे में ज्यादातर उर्दू और अंग्रेजी ही बोली जाती थी। नाश्ता करने के बाद वो अपने क्वार्टर में वापस आ गए। एक स्टोर से उन्होंने अपने लिए तौलिए, टूथपेस्ट खरीदे। 10-11 बजे के करीब बाई जी आ गई। अधेड़ उम्र की दुबली सी सांवले रंग की मरहट्टा औरत थी। वो अपने साथ टोकरी में सब्जी गोश्त भी लाई थी। इमरान और जिब्रान ने उसे सलाम किया तो उसने सरसरी तौर पर जवाब दिया और किचन में जाकर अपने काम में लग गई। जिब्रान ने कहा, शेख साहब ने इस औरत के बारे में ठीक ही कहा था कि बाई जी बहुत कम बात करती है। इमरान बोला, हमें इसी किस्म की मुलाजमा की जरूरत थी। दोपहर को बाई जी ने सब्जी गोश्त का सालन बनाया जो बड़ा मजेदार था, साथ चावल भी थे। वहाँ लोग चावल ही खाते थे। इमरान और जिब्रान क्वार्टर में ही रहे। तीसरे पहर बाई जी चाय बनाकर ले आई। शाम से जरा पहले उसने रात का खाना तैयार किया और चली गई। दोनों ने रसोई में बैठकर ही रात का खाना खाया और क्वार्टर में आकर शेख साहब का इंतजार करने लगे। कार्निस पर रखे हुए छोटे से क्लॉक ने जब रात के 10:30 बजाए तो शेख साहब की जीप क्वार्टर के अकब में आकर खड़ी हो गई। उस रोज इमरान और जिब्रान घरेलू मसरूफियात की वजह से दफ्तर नहीं गए थे। हेड क्लर्क को उन्होंने कह दिया था कि वो कल नहीं आएंगे। शेख साहब क्वार्टर में आकर उनके पास बैठ गए। कहने लगे, मैंने एक आदमी का इंतजाम कर लिया है, वो अपना ही आदमी है, दिल्ली का रहने वाला है, एक मुद्दत से यहाँ दीनी तबलीग का नेक काम कर रहा है, अपनी ही जमात का आदमी है। जहाँ तक राजदारी का ताल्लुक है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसका नाम जान अहमद है। वो इस जजीरे के तमाम इलाकों से वाकिफ है, भारत की महाशक्ति फैक्ट्री के सारे हुदूद दरबे से भी वाकिफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2-1 बार फैक्ट्री के अंदर भी सूखे राशन और सब्जियों की सप्लाई के सिलसिले में जा चुका है। वो कल दोपहर के बाद जब तुम दफ्तर से वापस आ चुके होगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें सब कुछ बता देगा कि किस तरह फैक्ट्री के मुशाहिदे को जाना है। वो जिस तरह कहे उसी तरह करना। कुछ देर बैठने के बाद शेख साहब वापस चले गए। जाते हुए कह गए कि मेरा रात को बार बार यहाँ आना ठीक नहीं है। अहमद जान तुम्हें अपना पता दे देगा। मुझसे कोई खास बात करनी हो तो उसको कह देना, वो मुझे बता देगा। दूसरे रोज इमरान और जिब्रान दोपहर 2 बजे तक शेख साहब के ऑफिस में काम करते रहे। 2 बजे के बाद अपने क्वार्टर में वापस आ गए। 4 बजे के करीब अहमद जान साहब भी आ गए। उनकी शरई दाढ़ी थी, सांवली रंगत थी। उम्र ज्यादा से ज्यादा 35 बरस की होगी। पाजामा कुर्ता पहना हुआ था, गले में थैला लटका हुआ था। शेख साहब ने उन्हें हमारी फोटो दिखा दी थी। उन्होंने आते ही हमें घूर कर देखा, फिर सलाम अलैकुम कहकर हाथ मिलाया और बोले, तुम में इमरान कौन है और जिब्रान कौन। दोनों ने अहमद जान से अपना अपना तारुफ करवाया। वो कमरे में चारपाई पर बैठ गए। कहने लगे, महाशक्ति फैक्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सिक्योरिटी का इस कदर जबरदस्त इंतजाम है कि बिला मुबालगा कोई चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती। इमरान ने कहा, लेकिन अहमद जान साहब, हमें तो हर हालत में उसके महल वकूफ का करीब से जायजा लेना है। अहमद जान बोले, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है,
मैं आपके मिशन की नौयत से वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है कि जब तक आप मुशाहिदा नहीं कर लेंगे आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ और शेख साहब ने भी मुझे इसी मकसद की खातिर आपके पास भेजा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस लिबास में फैक्ट्री के करीब हरगिज नहीं जा सकेंगे। जिब्रान बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अहमद जान ने कहा, हमें हुलिया बदल कर जाना होगा। हुलिया बदलने से मुराद ये है कि हमें जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूरों का हुलिया बनाना होगा। यहाँ जंगल में कटाई करने वाले मजदूर किस किस्म का लिबास पहनते हैं मुझे मालूम है। मैं कल इसी वक्त आऊंगा और अपने साथ मजदूरों वाले कपड़े भी लेता आऊंगा। हम इसी कमरे में अपना हुलिया तब्दील करेंगे और फिर महाशक्ति फैक्ट्री के करीबी जंगल में जाकर दरख्तों की कटाई करने लगेंगे। उसके बाद मौका देखकर मैं आप लोगों को अपने साथ मुशाहिदाती मुहिम पर ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होगे। इमरान बोला, हम हर्फ ब हर्फ समझ गए हैं। अहमद जान ने उठते हुए कहा, तो ठीक है, मैं कल इसी वक्त आ जाऊंगा। अहमद जान के जाने के बाद जिब्रान बोला, ये आदमी काफी तजुर्बाकार और होशियार लगता है। इमरान ने कहा, मैंने भी यही अंदाजा लगाया है। बहरहाल हमें कल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। दूसरे रोज अपने बताए हुए वक्त पर अहमद जान आ गया। कंधे से एक बड़ा थैला लटक रहा था। क्वार्टर में आकर वो चारपाई पर बैठ गया और थैले में नीले रंग का एक मैला सा पाजामा और उसी रंग की सदरी निकालकर उन्हें दिखाकर कहने लगा, यहाँ जंगल में कटाई करने वाले मजदूरों का यही पहनावा होता है, नीला पाजामा और नीली सदरी। इस वक्त मेरे पास हम तीनों के लिए ये लिबास मौजूद है। मैं 3 कुल्हाड़ियां भी साथ लाया था जो मैंने रास्ते में एक जगह झाड़ियों में छुपा दी हैं। यहाँ से जाते वक्त हम वहाँ से वो उठा लेंगे। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने आज दाढ़ी नहीं मूंढी और तुम्हारी शेव बड़ी हुई है। अब तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। इमरान और जिब्रान ने फौरन नीला पाजामा और नीली सदरी पहन ली। उन दोनों की शेव बड़ी हुई थी। उन्होंने पाँव में चप्पलें पहन ली। थोड़ी देर के बाद उन तीनों के हुलिये बिल्कुल जंगल की कटाई करने वाले मजदूरों के हो गए। अहमद जान ने उन्हें साथ लिया और क्वार्टर के अकब से होकर वो दरख्तों की तरफ निकल गए। वहाँ एक जगह झाड़ी में उसने 3 मुख्तलिफ साइज की पुरानी कुल्हाड़ियां छुपाई हुई थी। उन्होंने कुल्हाड़ियां निकाल कर एक एक थाम ली। अहमद जान ने कहा, इन्हें अपने कंधों से लटका लो। यहाँ के मजदूर इस तरह लटकाए रखते हैं। उन्होंने कुल्हाड़ियां अपने अपने कंधों से लटका ली। चलते चलते इमरान की कुल्हाड़ी 2-1 बार नीचे गिर पड़ी। उसके बाद उसने उसे पूरी तरह से कंधे पर जमा लिया। अंडमान में जंगल शहर की आबादियों से निकलते ही शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे जजीरों में पहाड़ियां और घने जंगल हैं। चलते चलते उन्हें पसीना आ गया। अहमद जान बोला, हमें पसीने में शराबोर हो जाना चाहिए। यहाँ हब्स बहुत होता है। जंगल में कोई ऐसा मजदूर नहीं मिलेगा जो पसीने में शराबोर ना हो। अहमद जान उन दोनों को घाटियों और खड्डों में से गुजारता एक ऊंचे टीले के अकब में ले आया। वहां पहुंचकर वो रुक गए। वो कहने लगा, यहाँ थोड़ी बहुत दरख्तों की पतली टहनियां काट कर उनके छोटे छोटे गट्ठे बनाकर अपने कंधों पर रख लो। उन्होंने ऐसा ही किया। हर एक ने कुल्हाड़ी की मदद से दरख्तों की पतली शाखें काट कर उनका गट्ठा बनाया और अपने कंधे पर रख लिया। उसके बाद कुल्हाड़ियां उन्होंने हाथों में थाम ली। अहमद जान ने दूर से नजर आने वाले टीले की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस टीले के पास जाना है। महाशक्ति फैक्ट्री इस टीले के दूसरी तरफ है। मैं तुम्हें टीले के ऊपर ले चलूंगा। वहां से तुम नीचे फैक्ट्री का भरपूर मुशाहिदा कर सकोगे। जंगलाती रास्तों पर झाड़ियां और जंगली बेलों को इधर उधर हटाते 2-1 घंटे में फैक्ट्री वाले टीले पर पहुंच गए। अहमद जान खुद भी एक घनी झाड़ी की ओट में बैठ गया और कमांडो इमरान और जिब्रान को भी अपने पास बिठा लिया। वो धीमी आवाज में बात करने लगा। उसने कहा, यहाँ से महाशक्ति फैक्ट्री का सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री टीले की दूसरी जानिब बारीक प्याला नुमा छोटी सी वादी में है जिसके चारों जानिब टीले हैं। कमांडो जिब्रान ने धीमी आवाज में पूछा, कहीं उस टीले पर फौज ने कोई मशीन गन पोस्ट तो नहीं बना रखी? अहमद जान बोला, नहीं, इसकी मैं तस्दीक कर चुका हूँ। उस टीले के ऊपर या दूसरी तरफ ढलान पर कोई मशीन गन पोस्ट नहीं है। अलबत्ता फैक्ट्री के मेन गेट पर और खारदार तारों वाली 4 दीवारी के साथ साथ 3-4 मशीन गन पोस्टें बनी हुई हैं, लेकिन तुम्हें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं महज एहतियात के तौर पर यहाँ ऊंची आवाज में तुम लोगों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन है और कुछ पता नहीं कि इंडियन फौज ने यहाँ खुफिया आलात लगा रखे हों। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुश्मन का मैदान साफ मिलेगा। इमरान को अहमद जान की ये बात बड़ी अच्छी लगी। एक कमांडो के लिए ये बहुत अहम सबक था। कमांडो जिब्रान ने अहमद जान से सवाल किया, फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो खारदार बाड़ लगाई गई है उसकी सूरत हाल क्या है? क्या उसमें बरक़ी रॉ भी छोड़ी गई है? अहमद जान ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक खारदार बाड़ की दीवार में नीचे के 10 तारों और ऊपर के 10 तारों में बरक़ी रॉ दिन रात दौड़ती है। चुनाचे आप लोग इस बात को भूल जाएं कि आप खारदार तारों को काट कर फैक्ट्री में दाखिल हो सकेंगे।
अगर आप रबड़ के दस्ताने पहनकर भी तार काटेंगे तो तारों के कटते ही वहां जबरदस्त धमाका होगा और फैक्ट्री की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी और तुम लोगों को फरार होने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। कमांडो इमरान कहने लगा, हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। अहमद जान बोला, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तो आप लोग मेरे साथ टीले के ऊपर चढ़कर फैक्ट्री का मुशाहिदा करें और ये देखें कि किस किस मकाम पर मशीन गन के मोर्चे हैं और कौन कौन सी जगहों पर दिन रात फौजी जवान पहरा देते हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रात का अंधेरा छा गया था। टीले की ढलान झाड़ियों और लंबी घास से ढकी हुई थी। कहीं कहीं अंधेरे में छतरीदार दरख्तों के खाके भी नजर आ रहे थे। उनके गाइड अहमद जान ने टीले की चोटी पर जाने का एक महफूज मगर जरा लंबा रास्ता इख्तियार किया। एक दूसरे के आगे पीछे बड़ी एहतियात से कदम उठाते वो टीले की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर आते ही अहमद जान के साथ कमांडो इमरान और जिब्रान भी बैठ गए। अहमद जान ने टीले की दूसरी तरफ देखते हुए इशारा किया। इमरान और जिब्रान ने दूसरी तरफ झुककर देखा। टीले की ढलान जहां खत्म होती थी वहां 3-4 बत्तियां रोशन थीं। ये रोशनियां खारदार तार के खंभों के ऊपर लगे हुए बिजली के कुमकुमों की थी। एक प्याला नुमा छोटी सी वादी में 3 बैरकों की छतें दिखाई दे रही थी। ये बैरक के आगे खंबे पर बल्ब की रोशनी थी। वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये साबित होता कि यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी एटमी फैक्ट्री है। कमांडो इमरान ने अहमद जान को सरगोशी में कहा, ये फैक्ट्री लगती नहीं। अहमद जान ने कहा, सारा काम जमीन के नीचे तहखानों में होता है, ऊपर तो सिर्फ दफ्तर बने हुए हैं। एक जानिब फैक्ट्री का गेट था, वहां भी रोशनी थी। उस रोशनी में कमांडो इमरान को गेट की बाएं जानिब चबूतरा सा नजर आया। उसने कमांडो जिब्रान को वो चबूतरा दिखाते हुए कहा, ये मशीन गन का मोर्चा ही हो सकता है। एक और बात कमांडो इमरान ने नोट की कि वहां रात के वक्त कोई पेट्रोल पार्टी गश्त नहीं लगा रही थी। जब उसने उसका जिक्र किया तो अहमद जान बोला, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत की इस फैक्ट्री की इंतजामिया और सिक्योरिटी को मालूम है कि एक तो ये जगह इंडिया से हजारों मील दूर है, दूसरे ये एक ऐसा जजीरा है जहां कोई दहशतगर्द भी नहीं पहुंच सकता। उसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा खतरनाक इंतजाम किया गया होगा। कमांडो इमरान ने अहमद जान से कहा, आ जाओ वापस चलते हैं। मैंने जो कुछ देखना था देख लिया है। तीनों तवील और खुफिया रास्तों से होते हुए कमांडो इमरान के नए ठिकाने यानी उसके क्वार्टर में आ गए। अहमद जान ने इमरान से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? कमांडो इमरान ने कहा, मैं समझता हूँ कि फैक्ट्री के अंदर रात के वक्त जाना तकरीबन नामुमकिन है। सबसे बड़ी रुकावट कांटेदार तार की दीवार है जिसके ऊपर और नीचे बिजली की रॉड छोड़ी हुई है। कमांडो जिब्रान ने इमरान के ख्याल की तायद करते हुए कहा, लेकिन उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। इमरान बोला, कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा, बल्कि तलाश करना पड़ेगा। यहाँ अहमद जान कहने लगा, दूसरे रास्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? कमांडो इमरान ने कहा, दूसरे रास्ते से मतलब यह है कि हमें किसी न किसी रूप या हुलिये में फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों के साथ फैक्ट्री में दाखिल होकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। कमांडो जिब्रान बोला, हमारे लिए ये बिल्कुल अजनबी है, अजनबी माहौल है। हम फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ तो क्या किसी मजदूर की शक्ल से भी वाकिफ नहीं है। अहमद जान कहने लगा, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अहमद जान चला गया। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।